नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 दिसंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पंच तत्व में विलीन हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। दोनों बेटों ने मिलकर दी मुखाग्नि। चारों पोतों ने अंतिम रस्में निभाई तो वहीं समर्थकों ने बरसाए फूल। किसानों को मिलेगा नए साल पर बड़ा तोहफा। इस दिन जारी होने वाली है पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ओलंपियाड के लिए मिलेगी मुफ्त कोचिंग। करनाल से हुई शुरुआत। हरियाणा परिमंडल में BSNL ने लॉन्च किया इंटरनेट फाइबर टीवी। मुफ्त में देख सकेंगे 400+ चैनल। सरकारी नौकरी अपडेट। कंपाउंडर व नर्स जूनियर ग्रेड के लिए भर्ती निकली। 15 जनवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। जानिए पूरी अपडेट। सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट। हाईकोर्ट ने कहा हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ सख्ती से करे पालन। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का कार्य हुआ शुरू। मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया शुभारंभ। आज होगा ऑल इंडिया बार एग्जाम का आयोजन। परीक्षा में पास होने के लिए जनरल और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को लेने होंगे 45% अंक। साल 2025 में शुरू होगा देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। 4 राज्यों का होगा फायदा। 13 घंटे में पूरा होगा 26 घंटे का सफर। और होंडा ने कारों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनी की गाड़ियां 1 जनवरी से 2% हुई महंगी। वजह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ना। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले काफी दिनों से पहाड़ी इलाकों से आ रही शीतलहर अपना असर दिखा रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड का आलम यह है कि प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंड के चलते घरों की टंकियों में रखा पानी बिल्कुल जमने के कगार पर पहुंच चुका है। राज्य के राजस्थान के साथ लगते इलाकों में ठंड का प्रकोप ज्यादा देखा जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा आज यानी 22 दिसंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान हिसार का बालसमंद सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में इसी प्रकार और भी ज्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बरसात की संभावना बनी हुई है। IMD ने जानकारी दी है कि 22 दिसंबर के बाद दिल्ली एनसीआर में यानी कल सोमवार को हल्की बरसात होने की संभावना बन गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फतेहाबाद में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में आवेदक की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो जिला न्यायालय फतेहाबाद रहेगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर 2024 है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने इन बच्चों को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त यानी फ्री कोचिंग के माध्यम से तैयार करने का अहम फैसला लिया है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सफल होने वाले छात्रों को विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करनाल जिले को चुना गया है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से संयुक्त रूप से प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को चयनित किया गया है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए इन चयनित बच्चों को मुफ्त में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीलाखेड़ी के प्रिंसिपल ने बताया कि करनाल जिले के 6 ब्लॉक के मुख्य 6 सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए कोचिंग देने का प्रावधान रखा गया है। करनाल के ADC यस जालुका के प्रयासों से इस पहल की शुरुआत हो पाई है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए सप्ताह में 2 दिन यानी गुरुवार और शुक्रवार को स्पेशल कक्षाएं आयोजित होंगी। इस कक्षा का समय दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही करनाल देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहाँ पर सरकारी स्कूलों में छात्रों को ओलंपियाड की फ्री में कोचिंग दी जा रही है। गरीब घरों के बच्चे जो बाहर कोचिंग नहीं ले सकते हैं उनके लिए सरकार की यह पहल उज्जवल भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला शनिवार यानी 21 दिसंबर शाम करीब 4 बजे पंच तत्व में विलीन हो गए। सिरसा के गांव तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे अजय चौटाला ने छोटे भाई अभय चौटाला के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। उनके समाधि स्थल को गेंदा, गुलाब और गुलाउदी के 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। चिता के लिए लाल चंदन की लकड़ियां मंगाई गई थी। इससे पहले उनके पार्थिव देह को समाधि स्थल तक ले जाते वक्त समर्थकों ने फूल बरसाए और ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे के नारे लगाए।
इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला की पार्थिव देह को तिरंगे में लपेटा गया था। वहीं इनेलो की पहचान हरी पगड़ी और चुनाव चिन्ह चश्मा भी पहनाया गया था। अंतिम संस्कार से कुछ देर पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा में तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर पहुंचकर हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राजनीतिक तौर पर अलग उनके दोनों बेटे यानी अजय चौटाला व अभय चौटाला और ओपी चौटाला के भाई रणजीत चौटाला भी एक साथ मौजूद रहे। ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार यानी 20 दिसंबर दोपहर 12 बजे दिल का दौरा पड़ने से गुरुग्राम में निधन हो गया था। वे 89 साल के थे। पिता के निधन पर उनके छोटे बेटे अभय चौटाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिताजी का निधन सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति है जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष, उनके आदर्श और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दादा ओम प्रकाश चौटाला को लौह पुरुष बताया। अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला के अभय चौटाला बेहद करीब थे। उनके जाने का सबसे ज्यादा गम उनकी आंखों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था तो वह अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे थे। वहीं अजय चौटाला के चेहरे पर भी पिता के जाने का दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई हाथ जोड़कर नम आंखों से अपने नेता को विदाई देते हुए दिखाई दिए। ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम विदाई के दौरान सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस में चौटाला परिवार की सभी महिलाएं मौजूद रही। इनमें अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला, अभय चौटाला की पत्नी कांता चौटाला, रवि चौटाला की पत्नी सुनैना चौटाला और इनकी बहुएं मेघना चौटाला, जैस्मिन चौटाला और रणजीत चौटाला की पत्नी इंदिरा सिहाग भी मौजूद रही। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक सीईटी परीक्षा में संशोधन नहीं किया गया है। राज्य के लाखों युवाओं को परीक्षा का इंतजार है मगर अभी तक परीक्षा की तिथि तय नहीं हो पाई है। तिथि तय होने से पहले इसमें कुछ संशोधन किए जाने हैं। फिलहाल सरकार 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर ही विचार कर रही है। सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है कि सीईटी मुख्य परीक्षा के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों में से 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कहा गया था कि 31 दिसंबर से पहले सीईटी परीक्षा आयोजित करवा ली जाएगी। अभी तक परीक्षा में संशोधन नहीं हो पाया है जिसके चलते 31 दिसंबर तक परीक्षा का आयोजन होना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। सीईटी में संशोधन नहीं होने के चलते हरियाणा एसएससी का भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कामकाज लगभग ठप हो चुका है। अगर आप भी किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। जल्द ही किसानों का 19वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी देते हुए एक मीडिया सूत्र ने बताया कि उनको इस किस्त का लाभ फरवरी महीने में मिलने वाला है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बारे में अभी तक जानकारी शेयर नहीं की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के जरिए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपए भेजे जाते हैं। एक साल में किसानों को कुल मिलाकर 6000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि एक साथ न मिलकर हर 4 महीने में 2000 रुपए मिलते हैं। टू व्हीलर पर महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट नहीं होगी। सिख महिलाएं भी हेलमेट पहनेंगी नहीं तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। महिलाओं के लिए हेलमेट को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल उन सिख महिलाओं को छूट रहेगी जो पगड़ी पहनती हैं। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान का पालन भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है जिसके तहत 4 साल से अधिक के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य है। अब इन दोनों का पालन सुनिश्चित होने की उम्मीद जताते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को एक पत्र मिला था जिसमें टू व्हीलर्स पर महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की मांग की गई थी। पत्र में स्कूटी के हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आकर युवती की मौत का जिक्र किया गया था। पत्र में लिखा गया था कि केंद्र सहित पंजाब और हरियाणा ने उन सिख को हेलमेट पहनाने से छूट दी है जो पगड़ी पहनते हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि कोई भी धर्म सुरक्षा के प्रावधानों से सुरक्षा मानकों से ऊपर नहीं है, लिहाजा सभी महिलाओं और खासतौर पर वे सिख महिलाएं जो पगड़ी नहीं पहनती हैं उनके लिए टू व्हीलर्स पर हेलमेट अनिवार्य किया जाना चाहिए। पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामला महिलाओं की सुरक्षा का है जिसकी हमें चिंता है। साथ ही कहा कि 4 साल से अधिक के बच्चे के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट अनिवार्य है। जेंद के उचाना में धान के भाव में इजाफा नहीं हो रहा है। इस बार किसानों को सीजन की शुरुआत से ही लेकर भाव जो मिल रहे हैं वो बीते साल से काफी कम मिल रहे हैं। किसानों को भाव बढ़ने की उम्मीद है लेकिन अब तक भाव में तेजी दिखाई नहीं दे रही है। इन दिनों कम से कम 3250 रुपए प्रति क्विंटल तो अधिक से अधिक 4101 रुपए प्रति क्विंटल धान के भाव मिल पा रहे हैं। बीते साल इन्हीं दिनों की बात करें तो कम से कम 4651 रुपए प्रति क्विंटल तो अधिक से अधिक 4820 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव किसानों को मिले थे। किसानों ने कहा कि भाव में करीब 800 रुपए का अंतर है। इस बार धान 1121 किसानों के लिए अब तक घाटे का सौदा साबित हो रहा है। प्रति क्विंटल किसानों को बीते साल की अपेक्षा कम भाव मिलने से नुकसान हो रहा है।
पंजाब के खनौरी व संभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एसकेएम गैर राजनीतिक और एसकेएम के बीच पटियाला में मीटिंग हुई है। मीटिंग में कोई फाइनल फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों दलों ने कहा है कि मीटिंग काफी अच्छी रही है, कई मुद्दों पर सहमति बनी है। 24 तारीख को मीटिंग होगी। हालांकि किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि जिस मोर्चे की लड़ाई हम लड़ रहे हैं वह अलग है, संघर्ष को लेकर रणनीति बनाई गई है, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरणव्रत आज 27वें दिन में प्रवेश कर गया। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, अब वे किसी से भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम उन पर लगातार नजर रख रही है, हर 6 घंटे में उनकी सेहत का चेकअप किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से खनौरी में धरना स्थल से कुछ ही दूरी पर 4 कमरों का एक अस्पताल बना दिया गया है। एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है ताकि अगर कोई विपरीत स्थिति बनती है तो आसानी से निपटा जा सके। इससे पहले लगातार 3 दिन डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां पर पंजाब की तरफ से डल्लेवाल की सेहत को लेकर सारी मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी गई है। मामले की अगली मीटिंग 2 जनवरी को तय की गई है। आधुनिकता के इस युग में इंटरनेट आज हर किसी की जरूरत का हिस्सा बन गया है। पढ़ाई से लेकर बिजनेस या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें पलक झपकते ही इंटरनेट से मिल जाती है। सब चीजें इंटरनेट के माध्यम से आज आसान होती जा रही हैं। वहीं बढ़ते हुए इंटरनेट के फैलाव को लेकर अलग अलग टेलीकॉम कंपनियां अपने इंटरनेट की रफ्तार को तेज करने में भी जुटी हुई है। इंटरनेट की इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी बीएसएनएल भी अपना प्रभाव बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। बीएसएनएल ने हरियाणा परिमंडल में इंटरनेट फाइबर टीवी यानी IFTV का शुभारंभ कर दिया है, जिसमें बीएसएनएल इंटरनेट फाइबर के ग्राहकों के लिए नई सुविधा लॉन्च की गई है। इस सुविधा की विशेषता यह रहेगी कि इसमें अब बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को इंटरनेट फाइबर के साथ आधुनिक टीवी के अलग अलग चैनल फ्री में एक्सेस दे रहा है, जिसमें 400+ चैनल शामिल होंगे। मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि बीएसएनएल द्वारा फिलहाल हरियाणा के 4 जिलों रेवाड़ी, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला में इस सुविधा को लॉन्च किया गया है, जबकि बाकी अन्य जिलों को लेकर काम चल रहा है। हरियाणा में 21वीं पशु गणना शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर के राजदौर से किया। समारोह में पूरे प्रदेश के गणना कर्मचारियों और अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। रोहतक उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि 21वीं पशु गणना का कार्य हर 5 वर्ष के बाद किया जाता है। पशुपालकों के लिए नई लाभकारी योजनाओं को बनाने के लिए गणना का बहुत महत्व है, इसलिए प्रत्येक पशुपालक पशु जनगणना के लिए उनके घर आने वाले पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को सही जानकारी दें। विभिन्न पशुओं की अलग अलग प्रजातियों की संख्या को मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटली संग्रहित किया जाएगा। इस बार की गणना में कुत्ते व बिल्ली की प्रजाति का भी उल्लेख होगा। साथ ही गौशाला के पशुओं की अलग से गणना की जाएगी। पशुपालन में महिलाओं की हिस्सेदारी को भी पहली बार गणना में रिकॉर्ड किया जाएगा। बेसहारा गोवंश और आवारा कुत्तों की गणना भी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशु गणना में तैनात किए गए कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करते हुए सही डेटा रिकॉर्ड करें। जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग 21 दिसंबर यानी शनिवार को जैसलमेर में हुई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑटो कंपनी और डीलर से सेकेंड हैंड ईवी कार खरीदने पर 18% जीएसटी लगेगा। जीन थेरेपी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं 2000 रुपए से कम के पेमेंट वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स पर जीएसटी नहीं लगेगा। किसानों द्वारा सप्लाई की गई काली मिर्च और किशमिश पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को घटाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से फूड डिलीवरी पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा, इसे लेकर भी अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। वहीं पॉपकॉर्न पर अभी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं पुरानी ईवी की बिक्री पर जीएसटी बढ़ने की अफवाह को लेकर भी वित्त मंत्री ने नकार दिया और बताया कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईवी कार बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि अगर कोई कार डीलर अगर ईवी खरीद कर उसमें वैल्यू एड करता है और उसे बेचता है तो उसके मार्जिन वैल्यू पर 18% जीएसटी लगेगा। नई ईवी की खरीदारी पर पहले की तरह ही यानी 5% जीएसटी लगता रहेगा। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि एटीएफ की तरह पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सभी राज्य विरोध कर रहे हैं। इससे पहले जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग 9 सितंबर को हुई थी। सरकार ने 1 जुलाई साल 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे। 43 साल बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। पीएम मोदी से पहले साल 1981 में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट से वेलकम हुआ। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 43 साल के बाद भारत का कोई पीएम कुवैत आया है। आपको भारत से आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। मोदी ने कहा कि कुवैत में लोगों को हर त्योहार मनाने की सुविधा है, लेकिन मैं आपको सेलिब्रेट करने आया हूँ। मोदी ने कुवैत
कुवैत के स्पीक लेबर कैंप का दौरा किया और भारतीय मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय मजदूरों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और साथ में मिलकर नाश्ता भी किया। इससे पहले पीएम ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था। पीएम ने कहा कि भारतीय समुदाय के डॉक्टर्स, नर्सें कुवैत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी शक्ति हैं। भारतीय शिक्षक कुवैत की अगली पीढ़ी को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहे हैं। जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं तो वे आपकी खूब तारीफ करते हैं। कुवैत के नागरिक भी भारतीयों की मेहनत, ईमानदारी, स्किल की वजह से सम्मान करते हैं। पीएम ने कहा कि हम पूरे दुनिया को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। पीएम ने प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। आप इसमें शामिल होने भारत आएं और अपने कुवैती दोस्तों को भी साथ लेकर आएं। राजस्थान सरकार के आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने आरएयू कंपाउंडर, नर्स जूनियर ग्रेड के लिए भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑफिशियल वेबसाइट IPPBonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 या 4 साल का आयुर्वेद डिप्लोमा या नर्सिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। पद के मुताबिक डिग्री मान्य होगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। फीस की बात करें तो जनरल व अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए फीस लगने वाली है। लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 रहेगी। करेक्शन परीक्षा फॉर्म के 3 दिन बाद यानी कि 18 जनवरी तक किए जा सकेंगे। इस हफ्ते सोने व चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 14 दिसंबर को सोना 76,922 रुपए पर था, जो अब 75,377 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,545 रुपए गिरी है। चांदी पिछले शनिवार को 89,976 रुपए पर थी, जो अब 85,133 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 4,843 रुपए घटी है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,150 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 73,600 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।